In this video, we are going to discuss Pure Mathematics 1, Paper 1, May, June 2019, Variant 1, 2. Alright, question 1. Find the coefficient of x in the expansion of 2 over x minus 3x raised to the power 5. So, अब इसमें हमें coefficient of x find करना है इसकी expansion में. So, हम formula लिख लेंगे. TR plus 1 is equals to NCR a raised to the power n minus r and b raised to the power r. और इस फॉर्मूले में n क्या होगा हमारे पास 5 होगा, a क्या होगा 2/x होगा और b क्या होगा 3x होगा. सो वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें एंड r जो है वो टर्म नंबर होता है कि कौन सी टर्म हमारे पास ऐसी बनेगी जिसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास आ जाए. सो r अभी हमें आइडिया नहीं है, सो r को हम जस्ट r ही रहने देंगे. वी हैव टू फिगर इट आउट कि r हमें क्या लेना है. So 5CR 2/x raised to the power 5 minus r and minus 3x raised to the power r. ये हो जाएगा. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने जो x की पावर्स हैं वो कलेक्ट करनी होती हैं. ठीक है, x की जो सारी पावर्स हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो जो जहाँ पे भी आ रही होती है उन सबको आपने कलेक्ट करके एक ही पावर में लेके आना होता है. सो 5CR 2 raised to the power 5 minus r over x raised to the power 5 minus r and minus 3 raised to the power r x raised to the power r. अब आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में आपके पास x रेज टू द पावर 5 माइनस r है इसको ऊपर लेके जाएं और फिर ये जाके बन जाएगा x रेज टू द पावर 2r माइनस 5. ठीक है, सो अब देखें इस सारी एक्सप्रेशन के अंदर जो x की पावर्स हैं वो कलेक्ट हो चुकी हैं. अब यहाँ पे आके हमने डिसाइड करना होता है कि r हमें क्या लेना है. सो वी वांट कि हमारे पास x रेज टू द पावर 1 बन जाए. दिस मीन्स के 2r माइनस 5 को हम इक्वल्स टू 1 रखेंगे. So 2r minus 5 is equals to 1 and from here you get r is equal to 3. So अब हमें आइडिया हो गया कि हमें r क्या पुट करना है, 3 पुट करना है. So अब आप क्या करें, ये जो ऊपर जो इक्वेशन है, ये जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ तक बना ली है, इसके अंदर r इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो आ जाएगा. सो फाइनली वी हैव कोफिशिएंट ऑफ x इज -1080. ओके इसी का एक अदर मेथड भी है कि अगर आपको क्वेश्चन को देख के ही आइडिया हो जाता है, आपको बात माइंड में क्लिक करती है कि मुझे कौन सी टर्म जो है वो प्रोवाइड करेगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्रोवाइड करेगी, फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, कौन सी होगी, मीन्स कि आपको आर का जो आइडिया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के ही हो जाता है. सो आप उसको डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये जो सेकेंड मेथड है कब सुटेबल होगा, जब आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकें जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन कि आपको आर जो है वो क्या लेना चाहिए. और इसके लिए आप थोड़ा सा आइडिया इस तरह से भी लगा सकते हैं. देखिए आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपके पास कांस्टेंट है, नीचे एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई फिर कांस्टेंट और एक्स क्यूब. अगर आप इस तरह से टर्म्स जो है वो ले लें, क्योंकि न्यूमिनेटर में भी आपके पास एक्स इन्वॉल्व हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी इन्वॉल्व हो रहा है. जो आपके पास ए और बी की वैल्यूज हैं उसमें अगर आप देखें, ए क्या है आपके पास 2 ओवर एक्स है और बी क्या है -3x है. सो न्यूमिनेटर में भी एक्स आएगा, डिनोमिनेटर में भी एक्स आएगा जब आप ए और बी दोनों की टर्म्स लेंगे. ठीक है, सो दिस मीन्स कि आप ये चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में जो है वो एक्स स्क्वायर हो जाए, न्यूमिनेटर में एक्स क्यूब हो जाए, ताकि ये जो एक्स स्क्वायर है जब ऊपर जाएगा तो 3 - 2 होके आपके पास एक्स रेज टू द पावर 1 रह जाए. ठीक है, सो दिस मीन्स यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आर क्या लेना है, 3 लेना है. ठीक हो गया. सो यहाँ से आप डायरेक्टली अगर r इज इक्वल टू 3 आइडिया लगा लेते हैं, सो आपने डायरेक्ट उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है. 5c3 2 ओवर x रेज टू द पावर 5 -3 एंड -3x रेज टू द पावर 3, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा -1080. लेकिन ये मेथड आपने तब अप्लाई करना है जब आप इजीली आइडिया ले सकें, एग्जैक्ट आइडिया कि आपका आर जो है वो क्या होगा. और अगर आपको डाउट हो रहा है थोड़ा सा भी, तो फिर बेहतर यही है कि आप आर को पहले फाइंड आउट करें प्रॉपर मेथड से और फिर उसके बाद पुट करें. Next is question 2. 2 points A and B have coordinates 1, 3 and 9, -1 respectively. The perpendicular bisector of AB intersect the y-axis at the point C, and we have to find the coordinates of C. So अब इसमें देखें दो आपको पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है
और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है, और वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो वाई एक्सिस को कट करेगा सी पॉइंट पे, और हमें सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सो एक तो हमें सी का जो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट है, वो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि सी जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस को कट करेगा, एंड वी नो कि वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, जीरो होता है। सो दिस मीन्स एक तो हमें पता है कोऑर्डिनेट के एक्स क्या होगा, जीरो होगा। हमें वाई की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनसे हम एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस स्ट्रेट लाइन के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी लाइन, वो हमें फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स के लाइन जो है वो परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए ए और बी के, और बाइसेक्ट यानी कि उनके मिडल से पास करनी चाहिए, मिड पॉइंट से पास करनी चाहिए। सो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है वो बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए मिड पॉइंट, और दूसरा हमें ग्रेडियंट चाहिए। सो ए और बी इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, इनकी हेल्प से हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी जो लाइन है इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। उसका जब हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। सो हमारे पास डाटा कंप्लीट हो जाएगा, पॉइंट भी होगा, ग्रेडियंट भी होगा, देन हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इजीली लिख सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट किया है, मिड पॉइंट फाइंड किया है, तो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके टू पे डिवाइड कर दें, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके टू पे डिवाइड कर दें। सो वी हैव मिड पॉइंट कैपिटल एम विच इज 5,1। उसके बाद हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है ए और बी का, जो लाइन ए बी है उसका ग्रेडियंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो ग्रेडियंट हमने फाइंड कर लिया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से, जो कि हमारे पास आया है -1/2। अब इस ग्रेडियंट का हम जब नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ग्रेडियंट होगा फॉर द परपेंडिकुलर लाइन। सो एम और ये जो उल्टा टी है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है। आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख दे, परपेंडिकुलर भी बेशक लिख दें, इससे कोई मसला नहीं है, जिस तरह आपको नोटेशन याद रह सके आप उस तरह से लिख सकते हैं। सो परपेंडिकुलर लाइन के लिए आपके पास आ जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/2 का, तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप फॉर्मूला लिख दें इक्वेशन ऑफ लाइन का, विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और m जो है वो अभी हमारे केस में हम कौन सा वाला यूज करेंगे, जो परपेंडिकुलर लाइन वाला है हम वो वाला लिखेंगे, बिकॉज हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा। और इसके अंदर हमने पॉइंट कौन सा यूज किया, पॉइंट m हमने यूज किया है, बिकॉज जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, वो m से पास कर रही है। सो आपने m वाला पॉइंट लेना है। ओके, सो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 5। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एट एक्स वाई एक्सिस वी नो कि एक्स जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। सो एक्स को जीरो पुट कर दें इसी इक्वेशन के अंदर। सो दिस बिकम वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 - 5, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -9। सो अब हमारे पास पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया, पॉइंट सी जो कि हमें फाइंड आउट करना था, 0, -9। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। A curve is such that dy by dx is equal to x cube minus 4 over x square. The point P 2, 9 lies on the curve. First part is a point moves on the curve in such a way that x coordinate is decreasing at a constant rate of 0.05 units per second. Find the rate of change of the y coordinate when the point is at P. सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ये एक गिवन है, कर्व गिवन है, कर्व का डेरिवेटिव गिवन है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर गिवन है। अच्छा, और उन्होंने बात की है एक्स कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। जहाँ पे भी रेट की बात होती है तो दिस मीन्स के ये डी एक्स ओवर डी टी की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का जो है उन्होंने कहा हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। सो दिस मीन्स के किसकी बात कर रहे हैं, डी एक्स ओवर डी टी की बात कर रहे हैं, और डिक्रीजिंग की वजह से हम नेगेटिव का साइन लेंगे। सो इट्स मीन के हमें गिवन है कि डी एक्स
over dt is equal to minus 0.05. और हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। दिस मीन्स हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dt एट द पॉइंट p। सो इसके लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा, बिकॉज dy बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सो इसके लिए हम चेन रूल बना लेंगे, जो कि ये बना हुआ है dy by dt, this is equals to dy by dx dot dx over dt। अब इसके अकॉर्डिंग dy by dx हमें गिवन है, उसमें हम पॉइंट पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड dx over dt की हमें वैल्यू गिवन है स्टेटमेंट के अंदर ही -0.05। सो देखें साइड पे dy by dx की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर दी है एट द पॉइंट पी। इसमें हमने क्या किया, जस्ट x इज इक्वल टू 2 पुट किया। सो हमारे पास आंसर आया है इसका 7। सो 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -0.05 से। सो हमारे पास डी वाई बाई डी टी का जो आंसर है वो आ जाएगा -0.35। नेक्स्ट इज पार्ट 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व हमें फाइंड करनी है, डेरिवेटिव गिवन है। सो दिस मीन्स कि हमें इंटीग्रेट करना होगा। डी वाई बाई डी एक्स हमने एज इट इज लिख लिया स्टेटमेंट से, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स रेज टू द पावर -2। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। सो इंटेग्रल अप्लाई कर दे दोनों तरफ। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पावर में एक ऐड करके उसी से हम डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह नेक्स्ट -4 को एज इट इज लिख के एक्स रेज टू द पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर देंगे। और फिर एट द एंड हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, प्लस सी लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4/4 प्लस 4/x प्लस सी। और ये हमने y क्यों लिखा है, बिकॉज इधर से डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन है वो आपस में कैंसिल आउट होके सो हमारे पास सिर्फ y बच जाएगा। ओके अब हमने फाइंड आउट करना है सी। तो सी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट गिवन था कर्व के ऊपर, जो पॉइंट था हमारे पास P2,9। अब इस पॉइंट को हम पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे 2 पुट कर दें, वाई की जगह 9 पुट कर दें। सो हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 3। अब ये सी इज इक्वल टू 3 बैक हम इस कर्व के अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4/4 प्लस 4/x प्लस 3। Next is question 4. Angle x is such that sin x is equal to a plus b and cos x is equal to a minus b, where a and b are constants. First part is show that a square plus b square has a constant value for all values of x. So this means हमें a square plus b square को show करना है कि वो क्या है, constant value है। अब इसमें देखिए आपके पास साइन एक्स और कॉस एक्स की वन है, दोनों का स्क्वायर कर लें। आपको जो चीज़ शो करनी है उसके अंदर स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए हमने इन दोनों का जो भी हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी, दोनों का हमने स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर लेके हम इनको ऐड अप कर देंगे, ठीक है, बिकॉज वी नीड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इनको हमने ऐड कर देना है। पहले स्क्वायर ले लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर से ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, दोनों की लेफ्ट साइड्स को ऐड कर दें, दोनों की राइट साइड्स को ऐड कर दें। सो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को हमने एक्सपैंड किया है, तो ये प्लस के साथ एक्सपैंड हो गया, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है उसको हमने एक्सपैंड किया है, तो वो हमारे पास नेगेटिव वाला फॉर्मूला जो है वो एक्सपैंड हो गया। इसमें प्लस 2ab एंड माइनस 2ab दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड वी आर लेफ्ट विद 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लें और ब्रैकेट में फिर आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये क्या शो हो रहा है, दिस शोज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। बिकॉज ये किस तरह से शो हो रहा है, अगर आप एक्स की जगह पे कोई सा भी एंगल डालते जाएं, लेकिन जो आपको राइट हैंड साइड है वो क्या बता रही है कि राइट हैंड साइड पे तो आपका आंसर यही रहेगा 2 × a² प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज राइट हैंड साइड के अंदर एक्स इन्वॉल्व नहीं है। सो अगर आप लेफ्ट साइड पे एक्स को चेंज जितना मर्जी करवाते जाएं, आपकी जो राइट साइड है वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी एक्स के साथ साथ। सो दिस मीन्स a² प्लस बी स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स।
Next is part 2. In the case where tan x is equal to 2, express a in terms of b. सो tan x इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे। अब tan के लिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, tan इज इक्वल टू होता है साइन ओवर कॉज। सो इसकी जगह लगा दें साइन x ओवर कॉज x इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉज एक्स दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो साइन एक्स इज इक्वल टू 2 कॉज एक्स। साइन एक्स जो है वो किसके इक्वल था, ए प्लस बी के, और कॉज एक्स किसके इक्वल था, ए माइनस बी के। इनको सब्सटीट्यूट कर दें, 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, और उन्होंने कहा है कि आपने एक्सप्रेस करना है ए को इन टर्म्स ऑफ बी। दिस मीन्स कि आपने ए को सब्जेक्ट बनाना है। सो ए इज इक्वल टू 3 भी आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। The diagram shows a semicircle with the diameter AB, center O, and radius R. And the point C lies on the circumference, and the angle AOC is theta radians. रेडियंस को भी आपने हाईलाइट कर लेना है। रेडियंस और या डिग्रीज की जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर काफी कंफ्यूजन आती है। जो भी आपका आता है सर्कुलर मेजर से क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर उसमें। Okay, the perimeter of the sector BOC is twice the perimeter of the sector AOC. Find the value of theta. Correct to two significant figures. ओके, तो सबसे पहले तो जो कंडीशन उन्होंने आपको गिवन की है उसको आप मैथमेटिकली राइट डाउन कर लें। उन्होंने आपको स्टेटमेंट में कहा द पैरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज ट्वाइस द पैरीमीटर ऑफ द सेक्टर एओसी। सो आपने इसको लिख लेना, द पैरीमीटर ऑफ द सेक्टर बीओसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द पैरीमीटर ऑफ एओसी। उसके बाद अब आपने इनके पैरीमीटर्स हैं वो फाइंड आउट करके लिख देने हैं। सेक्टर बीओसी आपके पास कौन सा फैक्टर है, ये वाला जो बड़ा वाला सेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये है आपके पास सेक्टर बी ओ सी। एंड इसका पैरीमीटर कैसे फाइंड आउट होगा, पैरीमीटर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी शेप बन रही है उसकी जो सारी साइड्स हैं उनकी लेंथ्स को आपने ऐड कर देना है। अब इसके अंदर 3 लेंथ्स इन्वॉल्व हो रही हैं, 2 आपके पास रेडियस इन्वॉल्व हो रही हैं। पहला रेडियस कौन सा, ओ बी, और दूसरा ओ सी। दोनों की वैल्यू आर होगी बिकॉज सर्कल का रेडियस सेम होता है। और तीसरी लेंथ कौन सी आ रही है, ये वाली आर्क लेंथ आ रही है। ठीक है, सो इन तीनों की जो लेंथ्स हैं अगर हम इनको एड अप कर देंगे सो हमारे पास आ जाएगा पैरीमीटर फॉर द सेक्टर सी ओ बी। तो इसके लिए ये देखिए हमने लिख दिया 2r प्लस आर इंटू पाई माइनस थीटा। हमने पैरीमीटर ऑफ सॉरी आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है वो हमने यूज किया है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, थीटा जो होता है वो एंगल होता है जो भी उस सेक्टर के अंदर बन रहा होता है। इस सेक्टर के अंदर देखिए हमारा एंगल क्या बन रहा था, पाई माइनस थीटा बन रहा था। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला बना है वो बना है पाई इंटू सॉरी आर इंटू पाई माइनस थीटा, बिकॉज हमारा जो एंगल है वो क्या है, पाई माइनस थीटा है। टोटल एंगल आपके पास जो ए बी का है वो पाई है, उसमें से ये हाफ एंगल उन्होंने दिया हुआ है। जो सेक्टर सी ओ ए का एंगल है वो थीटा रेडियंस है, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। इसलिए हमने क्या लिया है, एंगल पाई माइनस थीटा लिया है। सो द पैरीमीटर ऑफ द सेक्टर बी ओ सी, इसको हमने लिख लिया 2r प्लस आर इंटू पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स। नेक्स्ट आगे है पैरीमीटर ऑफ ए ओ सी। अब जो आपके पास ए ओ सी वाला रीजन है, ये वाला सेक्टर, इसके अंदर जब इसका हम पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे इसमें भी 2 रेडियस वो ऐड होंगे और एक आर्क लेंथ ऐड होगी। रेडियस तो वही सेम है, आर ऐड हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा। और आर्क लेंथ इसके लिए जब हम निकालेंगे तो वो भी किस फॉर्मूले से निकालेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाले फॉर्मूले से। आर जो है वो आर ही रह जाएगा, और एंगल देखिए हमारे पास इसमें क्या है, थीटा है, सो थीटा ही रह जाएगा। सो इसके लिए हमने जो लिखा है 2 इंटू 2r प्लस आर थीटा। अब इनको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, और आफ्टर सिंप्लीफाइंग फिर हमने थीटा जो है वो फाइंड आउट करना है। सो अब देखिए इसकी जस्ट ये सिंप्लीफिकेशन है, 2r प्लस आर पाई माइनस आर थीटा इज इक्वल टू 4r प्लस 2r थीटा। अब इसमें आप थीटा वाली टर्म्स को एक साइड पे कलेक्ट कर लें, आर वाली टर्म्स को एक साइड पे कलेक्ट कर लें, और आर थीटा में जो इन्वॉल्व हो रही है उनको एक साइड पे कलेक्ट कर लें। सो ये हमारे पास बन जाएगा आर पाई माइनस 2r इज इक्वल टू 3r थीटा। अब इन दोनों में से देखें कि आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास r कॉमन आ रहा है इस स्टेप में। सो r कॉमन ले लें,
इंटू में रह जाएगा पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3r थीटा। r और r जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रह जाएगा पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 थीटा, और हमने थीटा फाइंड आउट करना है। सो थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस 2/3, और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.38। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। All right. Next is question 6. The equation of the curve is y is equal to 3 cos 2x, and the equation of the line is 2y plus 3x over pi is equal to 5. State the smallest and largest value of y for both curves and the line for x ranging from 0 to 2 pi. एक कर्व और एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, और x के लिए जो हमें गिवन है कि x रेंज कर रहा है 0 से 2 पाई तक, और दोनों के लिए हमें बतानी है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। सबसे पहले हमने कर्व की इक्वेशन लिख लिया, y इज इक्वल टू 3 cos 2x। अब अगर आपके पास कॉस या साइन के अंदर कर्व आ रही है तो कॉस और साइन की चूंकि हमें रेंज जो है वो पता होती है, -1 से लेके 1 तक होती है। साइन के लिए भी -1 से 1 तक रेंज होती है, कॉस के लिए भी -1 से 1 तक रेंज होती है। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड रेंजेस सेट हैं ऑलरेडी, आप वहीं से स्टार्ट लेंगे और अपने क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। सो हमने सबसे पहले लिख लिया -1 लेस देन इक्वल टू cos 2x लेस देन इक्वल टू 1। ये हमने क्यों लिखा? बिकॉज वी नो दैट -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1। थीटा कुड बी एनीथिंग, थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा की जगह x आ सकता है, थीटा की जगह x प्लस a आ सकता है, थीटा की जगह आपके पास 3 थीटा आ सकता है, थीटा की जगह 4 थीटा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। थीटा इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगल, और एंगल जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। हमारे केस में देखिए क्वेश्चन के अंदर एंगल क्या है, 2x है, ठीक है। सो हमने उस हिसाब से रेंज जो है वो लिख ली है। -1 लेस देन इक्वल टू cos 2x लेस देन इक्वल टू 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन cos 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 3 मल्टीप्लाई हुआ है। सो दिस मीन्स कि हमने अपनी इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस बिकम्स -3 लेस देन इक्वल टू 3 cos 2x लेस देन इक्वल टू 3। एंड यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो क्या है, -3 है, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। सो दिस इज डन। उसके बाद जो लाइन गिवन है आपके पास 2y प्लस 3x ओवर पाई इज इक्वल टू 5। अब इसमें y को सब्जेक्ट बना लें ताकि हमें आइडिया हो सके कि y की जो वैल्यूज हैं या इसके आंसर्स जो हैं वो किस तरह के आएंगे। सो y को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 माइनस 3x/2 पाई। और इसमें देखें अब कि आपका जो x है वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, इन्होंने जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन किया हुआ है, फ्रॉम 0 to 2 पाई। आप देखें y के अंदर क्या हो रहा है कि दो फ्रैक्शंस जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। सो जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रही होती है और आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी होती हैं, सो उसके लिए आप ये जो दो फॉर्मूलाज हैं आप ये याद रख सकते हैं कि अगर आपको चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन मैक्सिमम रखनी है और उसमें से मिनिमम जो दूसरी फ्रैक्शन है वो माइनस करनी है। बिकॉज यू वांट कि आपका मैक्सिमम आंसर है, आपका मैक्सिमम आंसर उसी सूरत में आएगा जब आप एक मैक्सिमम क्वांटिटी में से मिनिमल अमाउंट या मिनिमल क्वांटिटी जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ही आपका जो ओवरऑल आंसर है वो मैक्सिमम रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आंसर है वो मिनिमम आए, तो दिस मीन्स कि आपने मिनिमम अमाउंट में से मैक्सिमम अमाउंट जो है वो सबट्रैक्ट कर देनी है, ठीक है, ताकि आपका जो ओवरऑल आंसर है वो स्मॉलेस्ट आए, वो मिनिमम आए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, जो 5/2 है, जो फर्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है, ये तो चेंज होने वाली नहीं है। सो इसको तो मैक्सिमम मिनिमम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 5/2 जो है वो 5/2 ही रहेगा, ठीक है। हमें जस्ट फोकस करना है सेकेंड क्वांटिटी के ऊपर कि सेकेंड क्वांटिटी विच इज 3x/2 पाई। सो ये जो फ्रैक्शन है ये मैक्सिमम या मिनिमम आंसर जो है वो क्या दे सकती है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू हमने ये देखना है कि हमने 5/2 में से मिनिमम अमाउंट सब्ट्रैक्ट करनी है ताकि हमारे पास लार्जेस्ट आंसर आ सके। और 3x/2 पाई का सबसे जो स्मॉलेस्ट या सबसे मिनिमम आंसर है वो क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है, बिकॉज हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं।
ठीक है। सो जब आप x इज इक्वल टू 0 लेंगे, सो दिस बिकम्स 3 × 0/2 पाई। सो ओवरऑल आंसर जो है वो 0 आएगा। सो दिस मीन्स कि लार्जेस्ट वैल्यू जो आएगी आपके पास इस लाइन के लिए वो आएगी 5/2 - 0, विच इज 5/2। उसके बाद है स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने देखनी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 5/2 में से मैक्सिमम अमाउंट जो है वो सबट्रैक्ट करनी होगी, ताकि हमारा ओवरऑल आंसर जो है वो स्मॉलेस्ट आ सके। सो अब आपने ये देखना है कि 3x/2 पाई का जो मैक्सिमम आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है। सो इसका मैक्सिमम आंसर तभी आएगा जब हम x इज इक्वल टू 2 पाई पुट करेंगे। ठीक है, बिकॉज x जो है वो न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। जब डिनोमिनेटर में होता है तो उल्टा केस चलता है। ठीक है। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 पाई/2 पाई हो जाएगा। पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 5/2 - 3 विच इज इक्वल टू -1/2। सो आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या आएगी, -1/2 आएगी इस लाइन के लिए, और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या आएगी, 5/2 आएगी। सो इस पार्ट के अंदर हमने दोनों कर्व्स की मैक्सिमम और मिनिमम, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। Next is second part, very very important. Sketch on the same diagram the graphs of y is equal to 3 cos 2x and 2y plus 3x over pi is equal to 5 for x ranging from 0 to 2 pi. अब इसके लिए हमें दोनों जो कर्व्स हैं उनके जो ग्राफ्स हैं वो ड्रॉ करने पड़ेंगे। दोनों कर्व्स उन्होंने बता दिए हैं। सो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 3 cos 2x का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब इसके अंदर कॉस फंक्शन इन्वॉल्व है। सो कॉस के लिए जो बेसिक ग्रिड होता है वो हम बना लेंगे, ये प्लस वाला। ठीक है। सो सबसे पहले हम ये ग्रिड बनाएंगे और इसमें हम वैल्यूज जो है वो कहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं, 1 से लेना स्टार्ट करते हैं। 1 0 -1 0। आपने इसी सीक्वेंस के साथ ग्राफ बनाना है जिस सीक्वेंस से भी मैं बताऊंगी, बिकॉज आप इस सीक्वेंस से अगर बनाएंगे तो आपका जो ग्राफ है वो कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपने जो भी आपको साइन या कॉस टैन जो भी फंक्शन गिवन है, आपने सबसे पहले उसका जो प्लस वाला ग्रिड है वो बना के उस पर वैल्यूज है वो मार्क करनी है। ठीक है। कॉस के लिए वैल्यूज याद रख लें, 1 से आपने वैल्यूज लिखनी स्टार्ट करनी है, 1 0 -1 0। वैल्यूज हमने ये लिख दी। उसके बाद देखिए कॉस जो है वो किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। दिस मीन्स कि ये जो सारी वैल्यूज अभी हमने लिखी है 0 1 -1 वाली, इन सब वैल्यूज को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज को आप लिख दें, 3 0 -3 एंड 0। ठीक है। सो ये वैल्यूज हमने लिख दी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए कॉस का जो पीरियड है वो क्या होता है, कॉस और साइन दोनों का पीरियड होता है 2 पाई। ठीक है। जो स्टैंडर्ड हमारे पास जनरल फंक्शंस हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, उनका पीरियड है 2 पाई। अब क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है वो है कॉस 2x। सो इसका पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 2 पाई को डिवाइड कर देंगे सिंपली 2 के साथ। एंगल में जो भी आपके पास कांस्टेंट या कॉफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहा होता है उसके साथ हम जब डिवाइड कर देते हैं 2 पाई का, तो फिर हमारे पास जो जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसका पीरियड आ जाएगा। ठीक है। सो पीरियड ऑफ द कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 2x क्या हो जाएगा, 2 पाई/2 विच इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब ये है कि आफ्टर पाई ये जो हमारा ग्राफ है ये वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब उसके बाद जब हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमने इंटरवल सेलेक्ट करना है। इंटरवल किस लिए सेलेक्ट करना है कि हमने ये वाला जो ग्रिड बनाया है प्लस वाला, इसकी जो वैल्यूज हमने प्लॉट करनी है वो कितने इंटरवल के बाद प्लॉट करनी है। ठीक है। जैसे अगर पहली वैल्यू हमने 0 डिग्री पे प्लॉट कर दी है, सो सेकंड वैल्यू हमें कहाँ पे प्लॉट करनी है, हमें 90 पे प्लॉट करनी है, हमने 45 पे प्लॉट करनी है, हमने 180 पे प्लॉट करनी है, हमने कहाँ पे प्लॉट करनी है। सो इसके लिए हमें इंटरवल डिसाइड करना पड़ता है। सो थर्ड स्टेप में आपने इंटरवल डिसाइड करना है और उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपका पीरियड फाइंड हुआ है उसको आपने 4 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है। जो भी आपने पीरियड फाइंड किया है स्टेप 2 के अंदर उसको आपने 4 से डिवाइड कर देना है। सो आपका इंटरवल आ जाएगा पाई/4। दिस मीन्स आफ्टर एवरी पाई/4 वी आर गोइंग टू प्लॉट द वैल्यूज। ठीक है। जो भी हमने इस ग्रिड के अंदर वैल्यूज मेंशन की हैं 3 0 -3 एंड 0, इन वैल्यूज को हमने प्लॉट करना है आफ्टर एवरी पाई/4। सो नेक्स्ट स्टेप, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक्स वाई एक्सिस बना लेना है। सो नाउ ड्रॉ द एक्स वाई एक्सिस। ठीक है। और उस पे फिर आपने ये जो इंटरवल्स हैं, ये जो लाइंस हैं ये लगा देनी है। पहले आपने एक जो 0 हो गया उसके बाद आपने पाई/4 पे लगानी है, फिर उसके बाद अगेन पाई/4 के गैप से यानी पाई/2 पे लगानी है, फिर उसके बाद आपने 3 पाई/4 पे लगानी है, देन पाई, 5 पाई/4, 3 पाई/2,
देन 7 पाई/4 एंड 2 पाई। ठीक है, आपने बनाना कहाँ तक है ये आपको उन्होंने स्टेटमेंट में गिवन किया हुआ है कि आपका जो है ग्राफ बनना चाहिए 2 पाई तक बनना चाहिए। सो 2 पाई तक जितने भी आपके जो इसके एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स बनेंगे ये आपने मार्क कर लेनी है पॉइंट्स। ठीक है, अगर आप इंटरवल सही सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपने ये यहाँ पे ये गलती कर देंगे, आपका ग्राफ इधर से ही खराब बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने केयरफुली इंटरवल जब वो सिलेक्ट करना है, फिर उसी इंटरवल के हिसाब से आपने एक्स एक्सिस पे वैल्यूज जो है वो मार्क कर लेनी है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हमने ये जो हमने छोटा ग्रिड बनाया हुआ है 3 वाला, उस पे जो वैल्यूज हैं अब ये हमने प्लॉट करनी है। ठीक है, सो पहली वैल्यू आपके पास क्या है 3, ये वाली। सो दिस मीन्स कि हमने 0 डिग्रीज के ऊपर 3 को प्लॉट करवाना है। ठीक है, सो अब 0 डिग्री के ऊपर यहाँ पे इधर देखिए -1, सॉरी 1 2 एंड 3 हमने मार्क किया हुआ है, नीचे वाई एक्सिस पे -1 -2 -3 मार्क किया हुआ है। सो ये जो रेड डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे cos2 3 cos2x के ग्राफ को। सो ये पहला रेड डॉट हमने लगा दिया 0 डिग्रीज पे जो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद सेकंड आप स्मॉल ग्रिड पे देखें वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो नाउ पाई/4 पे हम क्या डॉट लगा देंगे, एक्स एक्सिस पे लगा देंगे बिकॉज 0 है इसकी वैल्यू। आगे नेक्स्ट देखें -3 है स्मॉल ग्रिड पे, वैल्यू नेक्स्ट है -3। अब दिस मीन्स कि हमने -3 पे नेक्स्ट वैल्यू प्लॉट करनी है। सो नेक्स्ट हमारा जो एक्स एक्सिस पे पाई/2 एंड वाई एक्सिस पे -3 आ जाएगा। उसके बाद ग्रिड पे देखें स्मॉल ग्रिड पे 0 है, तो दिस मीन्स कि 3 पाई/4 के लिए हमने 0 लेना है। देन अगेन 3 है तो अगेन 3 पे जाना है, फिर 0 पे जाना है, फिर -3 पे, फिर 0 पे और फिर 3 पे। सो ये आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो ग्राफ बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया है या गलत बनाया है। आपका जो पीरियड निकला है इस फंक्शन का वो है पाई। दिस मीन्स कि पाई के बाद जो ग्राफ है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। एंड यू कैन सी देखिए एक पोर्शन ग्राफ का ये है 0 से लेके आप देख सकते हैं पाई तक, और उसके बाद पाई के बाद जो दोबारा से वही सेम शेप आ रही है ग्राफ की। तो दिस मीन्स के 2 पाई के अंदर ग्राफ ने अपने 2 साइकिल्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 2 दफा रिपीट हो गया है, सेम उसकी जो शेप है वो 2 दफा रिपीट हो गई है। सो दिस मीन्स हमारा जो ग्राफ है वो करेक्ट है। ओके, सो y = 3 cos2x का ग्राफ जो है वो डन हो गया। नेक्स्ट अब हमने ग्राफ बनाना है स्ट्रेट लाइन का, विच इज 2y + 3x/पाई। इसका हम ग्राफ बना देंगे और 2y + 3x/पाई = 5, इसका हमने ग्राफ बनाना है। अब इसके लिए आप y को पहले सब्जेक्ट बना लें, जिस तरह हमने ऊपर भी बनाया हुआ था। वेल एंड डू है, अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो इसको वैसे भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमने ओ लेवल्स में भी बनाना सीखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स जो वो चाहिए होते हैं। 3 पॉइंट्स आपने लेनी है, 3 पॉइंट्स प्लॉट करें, उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें और आपका ग्राफ जो है वो बन जाएगा। ये टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, साथ ही इस टेबल को देख सकते हैं। इसमें मैंने एक्स की और वाई की जो वैल्यूज हैं वो ली हुई हैं। जब आपके पास एक्स 0 होगा तो आप पुट करके देखेंगे इसी जो आपके पास कर्व गिवन है ना, 2y + 3x/पाई = 5, इसमें x = 0 पुट करेंगे, आपका y आ जाएगा 5/2। x की जगह आप 5 पाई/3 पुट करेंगे, आपका y आ जाएगा 0। x की जगह आप 2 पाई पुट करेंगे, आपका y आएगा -1/2, और x की जगह पाई पुट करेंगे, आपका y आ जाएगा 1। इनमें से कोई से 3 पॉइंट्स आपने, मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए टेबल के अंदर, आपने 3 पॉइंट्स कोई से भी अपनी मर्जी के लेके तो वो आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देनी है और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ आपको नजर आ रहा है ग्रीन डॉट्स में से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास इसी का ही ग्राफ है। सो ये हमने प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट, स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द equations of the equation 6 cos2x = 5 - 3x/pi, x is ranging from 0 to 2 pi। अब हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं इस इक्वेशन के। अब ये जो इक्वेशन है ये उन्होंने रीफ्रेज कर दी है, इसको हमें इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके देखना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन होगी ये बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं ग्राफ्स की इक्वेशन बनेगी जो हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर ग्राफ्स बनाए हैं। ठीक है, सो आप देखें इसको लिख सकते हैं, ये 6 cos2x है ना,
आप इसको 3 cos 2x बनाएं। वाई? बिकॉज अभी हमने जो प्रीवियस पार्ट में ग्राफ्स बनाए हैं उसमें एक ग्राफ था 3 cos 2x का और दूसरा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन का था। ठीक है, सो हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये किसी तरह से पिछले दोनों ग्राफ्स की इक्वेशंस में ही कन्वर्ट हो जाए। सो आप इसको लिख सकते हैं 3 cos 2x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 3x/2 पाई। अब देखें ये जो दोनों हैं ये वही सेम इक्वेशंस हैं जिनके हमने अभी अभी ग्राफ बनाए हैं। सो इसका मतलब अब आपने ग्राफ पे देख रहे हैं कि जो लाइंस हैं इन दोनों ग्राफ्स की वो आपस में कितनी दफा कट कर रही हैं। सो जितनी दफा वो कट कर रही होंगी उतने हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये वाले जो ग्राफ्स हैं अगर आप देखें ये एक ये वाला इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। You're not interested in finding the point of intersection, we just have to tell the number of solutions. So just आपने देखना है कि कितनी दफा ग्राफ जो है वो कट हुआ है, 4 टाइम्स कट हुआ है, दिस मीन्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो क्या होंगे, 4 होंगे। From question 7 onward we will cover in the next video inshallah.